हेलो दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करेंगे द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बेस्ड किटीज पावर नोट्स के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे। ओके, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये जो नोट्स है ये काफी बेहतरीन नोट्स है। कंप्लीटली एनसीईआरटी इसमें कवर है। दो पेजेस के नोट्स के थ्रू आप एनसीईआरटी को एक प्रॉपर तरीके से, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप रिवाइज कर सकते हो और आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ओके, तो ये जो एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स है आपका मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं ये नोट्स। कौन सा प्रॉब्लम कि भाई एनसीईआरटी हम पढ़ तो लिया लेकिन उसको रिवाइज करने में से टाइम लग रहा है, दिक्कत जा रही है, तो यू कैन गो फॉर दिस पावर पैक्ड पावर नोट्स। ओके, सो हम आज देख रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। सो लेट द गेम बिगिंस। ओके भाई साहब, तो चलो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले बेसिक्स की। तो बेसिक्स में एनसीईआरटी हमें कहती है कि ट्रांसपोर्ट ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस, एक मिनट इसे हम कर देते हैं। ओके, सो एनसीईआरटी हमें कह रही है कि ट्रांसपोर्ट ओवर स्मॉल डिस्टेंस मतलब बहुत हल्का सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बिटवीन सेल टू सेल, दैट ट्रांसपोर्ट ओवर स्मॉल डिस्टेंस ऑकर्स बाय डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सब हम देखने वाले हैं। जबकि एनसीईआरटी कहती है कि भाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस ये भी आपका स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस मतलब क्या? लार्ज डिस्टेंस मतलब रूट से पानी लेके जाना है भाई ऊपर लिफ्ट तक, तो लार्ज डिस्टेंस हो गया। स्मॉल मतलब सेल टू सेल आपको लेके जाए, एक सेल से दूसरे से में, वो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल डिस्टेंस। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब क्या? ये रहा एक सेल और ये रहा अनदर सेल। तो सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम करता है, स्टेबल नहीं रहता, घूमते रहता है। उसको घुमाने के लिए एनर्जी लगती है, उसको टर्न करके, राइट, उसको रोटेट करके आप वेरियस मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड डिफ्यूजन ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसेस थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कराना है किसी चीज को, जैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आपके पास जाइलम है, फूड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए लीफ से लेकर रूट तक ले फूड को लेके आना तो आपके पास फ्लोएम है। तो ये इसे कहते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट और लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसेस थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये है भाई साहब ट्रांसलोकेशन। सही बात है। नाउ अब बात हो रही है जाइलम के ट्रांसपोर्ट की, फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट की। तो हम बात करते हैं कि अपने जो प्लांट है, प्लांट के पास होते हैं वैस्कुलर टिश्यू, एक है जाइलम एक है फ्लोएम। जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इट इज यूनी डायरेक्शनल, जबकि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का इट इज अ बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। सही बात है। इसके बारे में डिटेल जो है ये हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में वो डिटेल्स नहीं है, वो पढ़ेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब बात हो रही है यहाँ पे कि सेल टू सेल अगर आपको लेके जाना है तो आपके पास भाई तीन ऑप्शन है। एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीन टाइप की चीजें आपके लिए अवेलेबल है। ओके, अब देखते हैं कि भाई इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब क्या? सिंपल किसी का डिफ्यूज हो जाना। जैसे कि यहाँ पे देखो, फॉर गैसियस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन इज द ओनली मीन ऑफ अ मूवमेंट। जैसे हम बात करते हैं अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, कि भाई ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेके आना है या CO2 को सेल के बाहर लेके छोड़ना है, तो गैसेस सिंपल डिफ्यूज कर जाते हैं, मतलब चलते चलते सेल के बाहर चले जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। स्मॉलर सब्सटेंस अगर है, कोई स्मॉल है, तो भाई आराम से फास्टर से डिफ्यूज कर जाएगा, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्ट। ये रहा सेल, ये रही उसकी सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज अ लिपिड बाइलेयर है, उसमें लिपिड है। ये जो सेल है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब बिकॉज उसमें लिपिड है, कोई लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है तो आराम से वो अंदर आएगा, राइट, वो आराम से अंदर आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, बीइंग इट इज अ लिपिड सोल्यूबल, वो क्या करता है, आराम से अंदर आ जाता है। लेकिन हर कोई हार्मोन ऐसे आराम से नहीं अंदर आ सकता है। जैसे प्रोलैक्टिन वो नहीं अंदर आ सकता है सेल के, टेस्टोस्टेरॉन अंदर आ सकता है भाई साहब। सही बात है। दो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस आराम से सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। ओके, डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर ज्यादा मतलब डिफ्यूजन कैसे होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यस, इट डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम। बिल्कुल सही बात है।
टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो डिफ्यूजन फास्टर होगा। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, है ना, प्रेशर बढ़ा रहे हो, बाहर से प्रेशर बढ़ाएगा तो चीज आराम से डिफ्यूज हो जाएगी। अंदर डिफ्यूज अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डिफ्यूज होने वाली चीज फास्टर डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये है फैक्टर जो इसे अफेक्ट करते हैं, राइट। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या? डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल। मतलब अब यहाँ पे देख लो कि भाई साहब, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये मान लो एक सेल है, इस सेल के अंदर मान लो एक फ्रुक्टोज है, मान लो एक फ्रुक्टोज है, ये ह्यूमन सेल की मैं बात कर रहा हूँ। इस फ्रुक्टोज को अंदर जाना इस सेल के तो जा नहीं सकता। तो भाई ऐसे चीजों को अंदर लेके आने के लिए यहाँ पे होते कुछ चैनल्स, कुछ हमने यहाँ पे रास्ते बना के रखे हैं। उस प्रोटीन के चैनल के थ्रू ये अंदर जा सकता है, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको जाने नहीं देगा। ओके, सो प्रोटीन चैनल्स जो है भाई साहब ये सैचुरेबल होते हैं, है ना। सैचुरेबल मतलब क्या? इसकी एक लिमिट होती है। उसके बाद ट्रैफिक जैम, सैचुरेबल। ओके, जहां जहां पे चैनल्स आएंगे तो वो हर एक चैनल बाय सैचुरेशन होगा। ओके, सैचुरेबल इट इज स्पेसिफिक। फ्रुक्टोज का चैनल से फ्रुक्टोज ही अंदर आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, राइट, कुछ इनहिबिटर होते हैं, वो क्या कर देते हैं भाई, इसके साथ कंपीट करते हैं, यहाँ पे बाइंड कर जाता है तो ये अंदर नहीं आ सकता है। सो दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। पोरिन चैनल, एनसीईआरटी हमें कहती है कि पोरिन चैनल्स होते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। चैनल्स आर फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लास्टिड। जो प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिस के आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में और बैक्टीरिया के पास ये पोरिन चैनल्स हमें दिखाई देते हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहे हैं वाटर का। सही बात है। एक्वापोरिन, ऐसे ही जो एग्जांपल दिया है पोरिन चैनल का वो है एक्वापोरिन, वाटर चैनल प्रोटीन हम उसे कहते हैं। देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। सही बात। ओके, अब ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि ये भाई साहब ये रहा सेल, यहाँ पे ये रहा सेल और ये रहा प्रोटीन चैनल, ये रहा प्रोटीन। इतना बड़ा नहीं रहता है, मेम्ब्रेन के ऊपर ही लोकेटेड रहता है, दिखने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ओके, मान लो कोई सब्सटेंस ऐसे अंदर चला गया तो इसे मैं कहता हूँ यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या करता है? इट मूव्स मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। उसको बाकी लोगों से देना देना नहीं, लेना देना है नहीं, वो डायरेक्टली अंदर चला गया, इसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट। अंदर चला गया, बाहर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट। सिंपोर्टा मतलब क्या? जैसे सोडियम एंड वाटर। सोडियम वाटर क्या करता है पता है? ये जब सोडियम अंदर जाता है भाई साहब, ऐसे ये जो सोडियम ऐसे अंदर चला जाता है, 1 मिनट, तो क्या करता है वाटर, क्या करता है पता है? इसके साथ वो भी अंदर चला जाता है ना। उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। मतलब सिम मतलब साथ साथ। ओके, सो सिम्पोर्ट क्या करता है? इट मूव्स 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सेम डायरेक्शन। तो यही चीज होती है पानी के साथ, है ना, कि जब वाटर अंदर जा रहा है सेल के तो वो भी हाथ पकड़ के अंदर चला जाता है। एंटीपोड मतलब क्या है? एक अंदर गया मॉलिक्यूल तो दूसरा बाहर आएगा, इसे हम कहते हैं एंटीपोड। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप को आप एंटीपोड बोल सकते हो। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? 3 सोडियम अंदर, 2 पोटेशियम बाहर। ओके, तो क्या होता है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीपोड, जहां पे 2 मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। सही बात है। नाउ यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। अब बात चल रही है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर टू द अभी जो हमने यहाँ पे देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये जो प्रोटीन चैनल देखा। अब ये तो था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब एक टाइप आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब क्या? कि भाई मान लो मेरे पास यहाँ पे 30 सोडियम है और बाहर है 100 सोडियम, है ना, बाहर 100 सोडियम है। अब ये भाई साहब इसको बाहर लेके जाना है, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एटीपी का हेल्प लेके, विद द हेल्प ऑफ एटीपी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करा सकते हैं। इस टाइप के ट्रांसफर को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने बात की सिंपल डिफ्यूजन, मतलब उसमें कोई प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर हमने बात की यहाँ पे, ये देखो भाई साहब, फिर हमने बात की फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसको जो प्रोटीन चैनल के हेल्प से ट्रांसपोर्ट करा रहा है, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो चैनल एटीपी का यूज करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल को मूव कराता है। तो एक बार इस टेबल को देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये टेबल आपको क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है कि सिंपल डिफ्यूजन के लिए किसी भी प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं है। प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं तो भाई सिलेक्टिव ही नहीं है ना, कोई भी चले जाओ आराम से। इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। जैसे गैसेस सिंपल डिफ्यूजन, ये सैचुरेबल नहीं होता। ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सैचुरेबल नहीं है भाई। प्रोटीन चैनल रहते तो सैचुरेबल होता। ये देखो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें प्रोटीन चैनल के तो ट्रांसपोर्ट होता है तो सैचुरेबल है ना।
ओके, अपर हिल ट्रांसपोर्ट इसमें पॉसिबल है नहीं, ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ये भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, तो नो अपर हिल ट्रांसपोर्ट नहीं है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फील्ड ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, आउटर साइड में सोडियम ज्यादा थे तो भी ये भाई साहब सेल के अंदर से सोडियम को बाहर लेके जा रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी लगती है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, आप मूव करा रहे हो चीजों को। ये देखो भाई साहब, जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखो, ये मान लो कि ये जो स्लाइड है ये एक प्रोटीन चैनल है, उस प्रोटीन चैनल से ऊपर से नीचे ये बेबी आ रही है, दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, अब मान लो उसको नीचे से ऊपर जाना है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी। सही बात है, तो ये समझाने के लिए बता दिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो अभी हमने देखा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट वाटर रिलेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर टू द एयर थ्रू द एवापोरेशन फ्रॉम द लीव्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? ट्रांसपिरेशन मतलब लीफ के पास होते स्टोमेटा, स्टोमेटा में से वाटर एवापोरेट हो रहा है, जिसके वजह से पुल जनरेट होता है प्लांट के बॉडी में, और उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। सही बात है, ये वही चीज होगी कि आपने फ्रूटी वूटी पीते हो ना स्ट्रॉ से, आप सक करते हो, राइट? तो वही चीज होते है, सकिंग कहते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एक सेंटेंस दिया है एनसीईआरटी ने, जिसे हम नोट कर लेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है यहाँ पे? वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट, देयर आर मेनी फैक्टर जिसके वजह से प्लांट की ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि भाई सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास वाटर है, वाटर की कमी होगी तो प्लांट का खेल खत्म। तो ये वाटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत सारी चाहिए, लाइट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन वाटर वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल मतलब क्या? मान लो इस टाइप का आपने कंटेनर ले लिया है, इस टाइप के कंटेनर ले लिया है, और इस टाइप के कंटेनर ने आपने कई सारे यहाँ पे मतलब वाटर डाल दिया, ये उसके वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं, आराम से कहीं भी मूव कर रहे हैं। ओके, तो इनके पास अपनी एक एनर्जी है जिसे मैं कहता हूँ वाटर पोटेंशियल। सही बात है। ओके, अब ये बिल्कुल प्योर वाटर है, इसमें वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है। मान लो मैं उसमें क्या करता हूँ, कुछ सुक्रोज के मॉलिक्यूल डाल देता हूँ, कुछ सुक्रोज के मॉलिक्यूल मैंने डाल दिए, ये देखो सुक्रोज के मॉलिक्यूल मैंने डाल दिए, यहाँ पे बीच में मैंने डाल दिए सुक्रोज का सॉल्यूशन, उसमें डाल दिया मैंने। तो क्या होता है, अब ये क्या कर रहा है, ये सोल्यूट हम इसे कहेंगे, सोल्यूट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है भाई, अब ये इनके बीच में धक्का बुक्की होगी। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल जो अभी तेजी से आराम से भाग रहे थे, अब तो नहीं भाग पाएंगे क्योंकि अब उसमें सोल्यूट आ चुका है। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि प्योर वाटर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा मतलब कितना? 0 होता है। जबकि जब हम उसमें कुछ सोल्यूट डाल देते हैं तो वाटर का पोटेंशियल मतलब जिस एनर्जी के साथ वो भाग रहे थे वो कम हो जाती है। सही बात है। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी आगे क्या कर रही है। ओके, तो देखो भाई साहब, तो एनसीईआरटी ने कहा है कि प्योर वाटर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। सही बात है। ओके, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब ये क्या, सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल कितना होता है? 0। मान लो ये जो एक सेल है, इस सेल में जो वाटर पोटेंशियल है ये 0 है, और ये जो दूसरा सेल है इसमें वाटर पोटेंशियल है -2। तो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस A टू B, वाटर विल मूव फ्रॉम A टू B। ये बात हो रही है पे, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय दिस type of sign, psi W. Okay, now if a pressure gradient greater than the atmospheric pressure is applied to a water or a solution, its water potential increases. अब एनसीईआरटी देखो क्या बोल रही है यहाँ पे। एनसीईआरटी आपको ये कह रही है कि मान लो ये सेल है, इस सेल में एक सेल के पास भाई वाटर तो होता है साइटोप्लाज्म में। मान लो आपने बाहर से प्रेशर अगर बढ़ा दिया तो यहाँ पे वाटर बिल्कुल तेजी से नहीं भागने लगेंगे। ओके, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है बेटा? ओके,
चीजें क्लियर हो रही है? तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड टू प्योर वाटर ऑल्सो इज वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्लियर है? नाउ प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल। अभी हमने देखा कि किस तरीके से धक्का मुक्की होती है, पोटेंशियल कम हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। मान लो अभी जो हमने देखा वही डायग्राम यहाँ पे चलती है बेटा, अभी जो हमने देखा वही डायग्राम यहाँ पे चलती है कि यार एक सिस्टम है, इसमें क्या किया, इसमें आपने वाटर ले लिया। ओके, इसमें आपने वाटर ले लिया, फिर ये वाटर आराम से मूव कर रहे थे तो आपने इसमें सोल्यूट कुछ डाल दिया, मान लो सुक्रोज डाल दिया, जिसके वजह से इनका पोटेंशियल अब कम हो चुका है। नाउ अब देखो एनसीईआरटी क्या करे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल, ये जो वाटर पोटेंशियल इसकी में जो कमी आ रही है, मान लो पहले वाटर पोटेंशियल जीरो था, पहले वाटर पोटेंशियल जीरो था, अब आपने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, तो अब ये जो वाटर पोटेंशियल है भाई ये हो गया -10, तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस सोल्यूट। सो दिस लोअरिंग ऑफ दिस वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, इट इज कॉल्ड एज द सोल्यूट पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड एज द सोल्यूट पोटेंशियल व्हिच इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? ये वाटर पोटेंशियल है जो सोल्यूट की वजह से कम हो चुका है। तो जितना ज्यादा सोल्यूट आप डालोगे तो क्या होगा, द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज द सोल्यूट पोटेंशियल। जितना ज्यादा सोल्यूट डालते हो सोल्यूट पोटेंशियल उतना कम 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 होते हुए जाता रहे। और आपने 10 सोल्यूट मान लो और आपने डाल दिए तो अब ये हो जाएगा वाटर पोटेंशियल -20। ओके, तो जितना ज्यादा सोल्यूट आप डालते जाओगे तो भाई सोल्यूट पोटेंशियल कम 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 होते हुए जाएगा। सही बात है ना? तो हमने कहा वाटर पोटेंशियल क्या होता है। ओके, तो वाटर पोटेंशियल मतलब क्या, इसमें अब मुझे इस सिस्टम में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल भी है, सोल्यूट्स भी है, तो इसका मुझे वाटर पोटेंशियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं इस सोल्यूट पोटेंशियल को निकालूंगा पहले। यहाँ पे सोल्यूट मैंने डाल दिया तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या है वो मुझे पता चाहिए, और साथ हमें ये जो वाटर है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो पोटेंशियल प्रेशर से भी अफेक्ट होता है। अभी हमने देखा ऊपर से मैंने ज्यादा प्रेशर लगाया तो ये वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल भी लेना पड़ता है। सही बात है? सो सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल गिव्स यू वाटर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल गिव्स यू वाटर पोटेंशियल। अभी प्रेशर पोटेंशियल क्या है? प्रेशर पोटेंशियल मतलब क्या, मान लो कि भाई साहब ये जो सेल है अंदर से मान लो 10 यूनिट का प्रेशर लगा रहा है, जबकि एटमॉस्फेयर भी तो ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, राइट? तो मान लो एटमॉस्फेयर ने 90 का प्रेशर लगा दिया ऊपर से। ओके, तो प्रेशर पोटेंशियल कितना हो गया? 80। प्रेशर पोटेंशियल कितना हो गया? 80 यूनिट्स। सही बात है? पोटेंशियल मतलब डिफरेंस, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंस। तो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल हो गया 80। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक और लाइन लिखी है, एनसीईआरटी कहती है फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एनसीईआरटी कहती है कि अगर ये जो सेल है ये अंदर से कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 90 ही है, अंदर से कोई नहीं लगा रहा है, फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। सॉरी, यहाँ पे एनसीईआरटी ये कह रही है फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लो कि भाई बाहर से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से भी लग रहा है, मान लो। एनसीईआरटी कहती है कि मान लो ये सॉल्यूशन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा, तो प्रेशर पोटेंशियल भाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, अंदर से भी एटमॉस्फेयर जितना लगा रहा है उतना ही सेल भी अंदर से लगा रहा है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल 0 है। तो एनसीईआरटी ये कहते हैं कि फॉर अ सॉल्यूशन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल 0 हो गया। चीज क्लियर हो गई? ओके, राइट, फाइन। अब देखते हैं भाई आगे, तो यहाँ पे बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो देखो ऑस्मोसिस के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पे, तो एनसीईआरटी कहती है द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब देखो क्या हो रहा है, मान लो ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, दोनों एक दूसरे से लग के खड़े हैं। अब ये जो वाटर यहां से लेके यहां तक जा रहा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर डिफ्यूज ही हो रहा है ना, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है अक्रॉस अ सेमी परमेबल में, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर के डिफ्यूजन को आपने स्पेशल नाम दे दिया ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। बिल्कुल सही बात है। नाउ अब जितना ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है थीसल फनेल एक्सपेरिमेंट की। तो थीसल फनेल एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है, देखे यहाँ पे। ओके, तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे देखो ये भाई कंटेनर ले लिया आपने, और कंटेनर में क्या किया आपने, वाटर भर दिया।
ओके, फिर आपने एक क्या किया है, यहाँ पे एक ऊपर से एक ट्यूब डाल दिया, ओके, और उसमें आपने सुक्रोज का सॉल्यूशन भरा है, इसमें मतलब सोल्यूट डाल दिया है उसमें, ओके। अब ये और ये दोनों सेपरेटेड है थ्रू दिस मेम्ब्रेन विच इज सिलेक्टिवली परमेबल फॉर द वाटर ओनली। मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन यहाँ पे आपने लगा दी जैसी एग की मेम्ब्रेन, राइट। एग का शेल निकालो, उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है ना। तो एसएटी कहती है कि अगर आपने एग के ऊपर, अंडे के ऊपर आपने एसिड डाल दिया तो भाई नीचे की मेम्ब्रेन आपको दिख जाएगी। वो मेम्ब्रेन अगर आपने यहाँ पे लगा दी तो क्या होगा, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जहां से वाटर भाई ट्रैवल कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, अंदर या बाहर जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता, ऐसी मेम्ब्रेन है। तो वो मेम्ब्रेन आपने यहाँ पे लगा दी। तो अब देखो क्या होता है। तो आपने क्या किया, ये जो ऊपर से मुझे ट्यूब दिख रही है इसमें आपने सोल्यूट डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया। सोल्यूट क्या करता है, वाटर को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने सोल्यूट डाल दिया है तो ये वाटर को, ये जो वाटर यहाँ पे है, इस वाटर को वो अपनी तरफ खींचता है, वो वाटर को अपनी तरफ खींचता है इस तरीके से। ये देखो वाटर अंदर जाना शुरुआत हो जाता है। मैंने और ज्यादा सोल्यूट डाल दिया तो वाटर और ज्यादा अंदर आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैंने सोल्यूट डाला तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया, बाहर के साइड में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर इसके अंदर जा रहा है। ओके नाउ अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से मैं प्रेशर लगा रहा हूं। देखो अब मैंने इसके अंदर में प्रेशर लगा रहा हूं, इसके अंदर में प्रेशर लगा रहा हूं। जैसे जैसे मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहे थे उनको दिक्कत जाएगी अंदर आने में, राइट। फिर मैंने और प्रेशर बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि भाई अब कोई वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वाटर के मूवमेंट को मैंने रोक दिया, राइट। वाटर के मूवमेंट को मैंने रोक दिया। तो ऐसा प्रेशर, जो प्रेशर भाई वाटर के मूवमेंट को रोक देता है उसे आप कहते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे आप कहते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि जितना ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा ग्रेटर विल बी द प्रेशर टू रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इट। क्योंकि जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे वाटर पोटेंशियल कम होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर बट द साइन इज अपोजिट। अब हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमने सोल्यूट डाला था, उससे हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, राइट। जितना ज्यादा सोल्यूट पोटेंशियल, मतलब जितना ज्यादा मैं सोल्यूट ऐड करते जाऊंगा तो सोल्यूट पोटेंशियल कम कम होते जाएगा, मुझे और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है इनकी वैल्यू इक्वल रहती है, बस साइन अपोजिट रहती है। एक बेटा बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करो, आधा घंटे का लेक्चर एक ही टॉपिक के ऊपर चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख भी सकते हो। ओके सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। सही बात। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि प्लांट सेल प्लेस इन अ वेराइटी ऑफ सॉल्यूशन। मान लो आपने एक प्लांट का सेल ले लिया, ओके, तो उसके पास तो भाई सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब चीजें। मान लो ये जो सेल है यहाँ पे आपको दिखाया भी है, मान लो ये जो सेल है ये सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मीडियम टू हाइपरटोनिक मीडियम, ये हमेशा होता है। ओके वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मीडियम। अब अपने सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में डाला तो नाउ ये जो सेल है भाई इट विल स्टार्ट लूजिंग वाटर। ये देखो वाटर जो है बाहर जा रहा है सेल के अंदर से, जिसके वजह से इसमें क्या हो रहा है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई। तो हमने कहा कि भाई इसका प्लाज्मोलिसिस हो गया। तो व्हेन द प्लांट सेल is kept in a hypotonic solution, water moves out of the cell, plasma membrane shrink हो जाती है, the cell is said to be plasmolyzed। ये होता है भाई साहब। मान लो आपने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जहां पे वाटर को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब आप रखते हो तो वाटर मूव्स फ्रॉम, ये देखो ये थर्ड कंडीशन, वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मीडियम, हमेशा हाइपो टू हाइपर, जिसके वजह से क्या होगा, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल एंड फिर सेल टर्जिड हो जाएगा, मोटू हो जाएगा, है ना। तो देखो वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल, प्रेशर बिल्ट अप इनटू द सेल, धीरे धीरे प्रेशर अंदर बढ़ेगा क्योंकि अंदर तो पानी जमा हो रहा है। तो टर्गर प्रेशर हम इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ टर्गर प्रेशर। द सेल इज सेड टू बी टर्जिड। तो ये पूछा जाता है कि भाई टर्जिड, सेल टर्जिड कब बनेगा, सेल टर्जिड तब बनेगा जब आप उसको हाइपो
टोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब वो भाई टर्जिड बनेगा, राइट। तो वाटर विल फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सही बात है, ओके राइट। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो सेल टर्जिट हो जाएगा। When the plant cell is placed in isotonic solution, मतलब मान लो इसकी टोनिसिटी उतनी ही है इस सेल की जितनी उसकी मीडियम की है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई सेल टर्जिड हो गया या सेल ने वाटर लॉस कर दिया, क्योंकि आपने उसको आइसोटोनिक मीडियम में रखा है। तो इस टाइप के सेल में क्या दिखेगा आपको पता है, इस टाइप का सेल में आपको दिखेगा कि वाटर मॉलिक्यूल आराम से अंदर बाहर मूव हो रहे हैं, उसको कोई भी दिक्कत नहीं जा रही है, आपको ये दिखेगा। और इस टाइप के सेल को आप कहते हो फ्लैसिड सेल, सेल फ्लैसिड है, सही बात है, ओके फाइन। चलो बेहतरीन, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। सो बात करते हैं एनसीईआरटी के लाइंस की। एनसीईआरटी कहती है कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल। जो प्रेशर पोटेंशियल होता है, टर्गर प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। कौन सा प्रेशर पोटेंशियल, अभी हमने वाटर पोटेंशियल के वक्त नहीं देखा, सोल्यूट पोटेंशियल पर प्रेशर पोटेंशियल, दैट इज अ टर्गर प्रेशर, है ना, ओके। सोल्यूट पोटेंशियल को ही आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हो। ये एक्स्ट्रा है बेटा, एक्स्ट्रा मतलब एनसीईआरटी की क्रिस्प आपके लिए आपके सामने रख रहा हूं मैं। सोलिड पोटेंशियल को ही आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हो, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही आप ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एक ही रहेगी, बस उसका साइन अपोजिट रहेगा। मान लो किसी सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसका -12, तो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा +12, सही बात। तो ये बात होगी भाई साहब, फाइन, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मतलब क्या, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन का ही टाइप है जहां पे वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो घर के दरवाजे फुल जाते हैं, दैट इज द इम्बिबिशन, जहां पे सॉलिड कोलाइड से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड, ड्राई वुड, ये क्या होता है भाई, सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मतलब इम्बिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है एज पर as seeds are concerned, right? Now let's talk about a long distance transport of water. अब ये वाटर के लॉन्ग डिस्टेंस किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कहते हैं कि डिफ्यूजन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो अभी हमने देखी। इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो ठीक है भाई डिफ्यूजन कि भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें जा रही है, पानी जा रहा है, ये तो सब ठीक है। लेकिन भाई लॉन्ग डिस्टेंस भाई रूट से आपको टिप ऑफ द प्लांट की ट्री टिप तक लेके जाना है, तो इतना वाटर कैसे लेके जाओगे आप। तो एनसीईआरटी कहते हैं वाटर एंड मिनरल एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास और बल्क फोर्स सिस्टम। एक बल्क में वाटर का एक कॉलम बना के हम ट्रांसपोर्ट करा देते हैं वाटर का, तो बल्क फ्लो में हम वाटर का या फूड का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। बल्क मतलब एक एक नहीं, ड्रॉप ड्रॉप नहीं, हाल डायरेक्ट कॉलम का कॉलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करा जाता है जाइलम में, तो वो हम कहते हैं उसे बल्क फ्लो सिस्टम। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग वास्कुलर टिश्यू ऑफ अ प्लांट दैट इज जाइलम एब्जॉर्ब, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, सही बात है। नाउ हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, या प्लांट जो है ये रूट से वाटर को एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो देखो वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विथ अ मिनरल सोल्यूट बाय द रूट हेयर प्योरली बाय द डिफ्यूजन। अभी मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मान लो ये स्टेम है और मान लो यहाँ पे ये मैंने उसका रूट निकाल दिया है ना, ये बाहर मैंने रूट दिखा रहा हूँ मैं प्लांट का। अब क्या होता है भाई कि यहाँ पे देखो ये तो मिनरल न्यूट्रिशन में दिया है, यहाँ पे रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्लांट यहाँ पे मिनरल का एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है, मिनरल्स लेना शुरू कर देता है, यहाँ पे एनर्जी लगा लगा के, है ना, एनर्जी लगा लगा के यहाँ पे मिनरल्स लेना शुरू कर देता है एटीपी का यूज करके। तो मिनरल्स आपने डाल दिए, मतलब सोल्यूट्स आपने यहाँ पे डाल दिया, जैसे ही सोल्यूट डाल दिया तो भाई सोल्यूट जितना ज्यादा डालोगे वाटर पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल अब कम हो चुका है, वाटर पोटेंशियल जैसे ही कम हुआ तो वाटर जो कि बाहर के मीडियम में है इट विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इस तरीके से वाटर क्या होता है, वाटर इज अब्सॉर्ब अलोंग विद द मिनरल बाय द रूट प्योरली बाय डिफ्यूजन। ये देखो वाटर प्योरली डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन उसको डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कराने के लिए पहले मिनरल को एक्टिवली एब्जॉर्ब कराना पड़ता है, सही बात, ओके। सो देखो ये जो वाटर है ये अब रूट के अंदर आ चुका है। अब इसको भाई रूट के लेयर में लेके जाना है, अंदर तक लेके जाना है, जाइलम तक, है ना। तो हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, ये जो वाटर है
इसको हमने रूट हेयर में, ये जो रूट हेयर निकलते हैं एपिडर्मिस में, वहां पे हमने ला लिया। अब भाई मेरा जो जाइलम है ये तो सेंटर में लोकेटेड है, जो कंडक्टिंग पाइप है यहाँ तक लेके आना है, तो कैसे वाटर आता है देखो। तो यहाँ पे लगे होते हैं प्लांट के रूट हेयर्स के, रूट के सेल्स, ये देखो सेल्स लगे हुए होते हैं इस तरीके से, ये रहे कॉर्टिकल सेल्स है ना, इस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर है ये ट्रैवल करता है ऐसे 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 सेल के बीच में से, ये जो से सेल के बीच में से ट्रैवल करता है, जिसे हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेस, राइट, या तो फिर वॉल ऑफ द स्पेस और थ्रू द जाइलम, राइट। ये जो मूवमेंट है बहुत ही फास्ट है, क्योंकि वाटर जो है सेल के बीच में से आ रहा है। ओके, और सिम्प्लास्ट ये तो रहा भाई एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मतलब क्या? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में वाटर जो यहाँ पे आया वो क्या होता है भाई, सेल के बीच में से ट्रैवल करता है ना, सेल के बीच में से ट्रैवल करता है, सही बात है। सो वाटर ट्रैवल्स थ्रू द सेल, है ना। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब सेल के दो सेल को जोड़ने वाला प्लाज्मोडेस्माटा वहां से जा रहा है, सेल के बीच में से जा रहा है ना। तो ये तो हमने देखा कि ये रहा एपोप्लास्ट, ये रहा सिम्प्लास्ट। फिर यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे होती है एक कैस्पेरियन स्ट्रिप, यहाँ पे होती है एक कैस्पेरियन स्ट्रिप, यहाँ पे एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है इस तरीके से। यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस के पास, जो कि एक लिपिड, मतलब जिसमें ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है एंडोडर्मिस लेयर जो है सेल्स की वहां पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक एंडोडर्मिस की लेयर रहती है जो कि सेल से बनी हुई रहती है। ओके, ये जो मतलब एंडोडर्मिस के जो सेल है वहां पे सुबेरिन का डिपोजिशन मुझे दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो सेल है भाई सेल के बीच में से नहीं जा सकता, मतलब अब एपोप्लास्टिक पाथवे पॉसिबल नहीं है वाटर के लिए। तो ये जो वाटर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सेल के अंदर से ही जाना पड़ेगा अगर वो यहाँ पे जाना चाहता है तो। क्योंकि सेल के बीच में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल के बीच में भाई सुबेरिन का डिपोजिशन हो चुका है, जिसके वजह से एंडोडर्मल लेयर जो है ये पानी को जाने नहीं देगी, ये पानी को जाने नहीं देती है। ये एंडोडर्मिस देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने सेल निकाल दिया, सेल्स के बीच में बिल्कुल टेंजेंशियल वॉल पे रहता है वो, बिल्कुल सही बात है। तो इसको क्रॉस करके सेल के बीच में से नहीं जा सकता वाटर, उसको जाने तो सेल के अंदर से जाना पड़ेगा, सेल के अंदर से सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो यही एनसीईआरटी हमें यहाँ पे बता रही है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि मैक्सिमम जो वाटर फ्लो होता है वो तो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। एपोप्लास्ट मतलब बिटवीन द सेल होता है, ये देखो ये सेल के बीच में से जा रहा है, जबकि का बहुत ही कम वाटर ट्रांसफर सिम्प्लास्ट के थ्रू होता है। नाउ द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, द एंडोडर्मिस, भाई एंडोडर्मिस यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रहा एंडोडर्मिस की लेयर, ये रही एंडोडर्मिस की लेयर। इट इज इम्परमियस टू वाटर बिकॉज ऑफ अ बैंड ऑफ सुबेराइज मैट्रिक्स कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन एंडोडर्मिस। तो इसमें वाटर को अगर इस एंडोडर्मिस क्रॉस करके जाना है तो उसको सेल के अंदर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं सेल हूं और दूसरा जो सेल है हमने क्या किया, सेल के बीच में सुबेरिन डिपॉजिट कर दिया, जिसकी वजह से वाटर उसको क्रॉस नहीं कर सकता। सही बात है। यहाँ पे बात हो रही है माइकोराइजा की। माइकस मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट। तो ये माइकोराइजा मतलब क्या, तो वो देख लेते हैं हम। देखो माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद अ रूट सिस्टम। कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फंगस के साथ भाई उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। देखो फंगस के पास होते फिलामेंट, फिलामेंट है तो ये फिलामेंट के थ्रू फंगस वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है, और प्लांट क्या करता है, प्लांट इन टर्न नाइट्रोजन और शुगर ये क्या करता है, उस फंगस को दे देता है। इस तरीके से प्लांट को वाटर मिल गया, फंगस को भाई नाइट्रोजन शुगर मिल गया। तो माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों का फायदा है इसमें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि आपको पता है कि पाइनस दैट इज जिम्नोस्पर्म, पाइनस का सीड जो है इट कैन नॉट जर्मिनेट। ये सीड जो है इसकी आउटर लेयर इतनी थिक होती है कि जिसकी वजह से इम्बिबिशन नहीं हो पाता है, इसलिए पाइनस की सीड इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस फंगल एसोसिएशन
जब एसोसिएशन हो जाता है उसका फंगस के साथ, तभी वो सीड जर्मिनेट कर पाती है। तो ये बात यहाँ पे हो चुकी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट। वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, अब ये वाटर तो आपने जाइलम तक ला लिया, इसको अब ऊपर लेके जाना है तो क्या होता है। तो देखो एनसीईआरटी कहते हैं वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो अभी हमने देखा कि आयन का मूवमेंट जो है, अभी हमने देखा ना एटीपी लगाना पड़ता है मिनरल्स को आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सो इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट है। वाटर फॉलोज, वाटर भाई उसको फॉलो कर लेता है। वही तो हमने देखा कि पहले मिनरल को आप एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लो, वाटर आ जाता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो वाटर फॉलोज एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम कॉल्ड एज अ रूट प्रेशर। तो यहाँ पे ये जो जाइलम है, जाइलम के पास अब वाटर आ चुका है और रूट प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है क्योंकि वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। नाउ रूट प्रेशर कॉजेस एक्सेस ऑफ वाटर टू कलेक्ट नियर द टिप इट इज हाइड एट थोर्स ऑफ अ ग्रास ब्लेड। ये जो होता है ना, ये जो लीफ होता है, ये जो लीफ होता है किसी भी प्लांट का, तो उसका अगर आप टिप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप टिप देखोगे तो उसमें यहाँ पे आपको छोटे छोटे होल दिखाई देते हैं जिसे आप हाइडाथोर्स कहते हो। तो अगर ये रहा एक प्लांट है ना, ये रहा एक प्लांट, इस प्लांट में रूट प्रेशर डेवलप हो चुका है। यहाँ पे रूट प्रेशर इस स्टेम में, ये स्टेम हो गई, उसमें रूट प्रेशर डेवलप हो गया। मान दो एक ग्रास है उसमें रूट प्रेशर डेवलप हो गया, तो यहाँ पे जो वाटर है ना, ये बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर ऐसे गया और यहाँ से बाहर निकल गया टिप से, जिसे हम कहते हैं, जिसे ही हम क्या कह रहे हैं, गटेशन कह रहे हैं, जिसे हम गटेशन कह रहे हैं। देखो, सो रूट प्रेशर कॉजेस एक्सेस ऑफ वाटर टू कलेक्ट नियर द टिप ऑफ अ ग्रास ब्लेड और द लीव्स, राइट। सच वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज गटेशन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है छोटे छोटे इसमें प्लांट में, जैसे कि ग्रास हो गया। बड़े बड़े प्लांट में थोड़ी ना निकलेगा, है ना, छोटे छोटे प्लांट में, देखिए ग्रास में ये पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड एज अ गटेशन। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, जो अभी हमने देखा था कि भाई स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता है, स्टोमेटा भाई जिसकी वजह से जो जाइलम है उसमें पुल क्रिएट होता है, जाइलम में से वाटर फ्लो होना शुरू कर देता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है, या तो भाई ये जो गड्ढे गड्ढे हैं, राइट, जिसे हम पोर कह रहे हैं, दे आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। तो ये रहा स्टोमेटा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, सो दिस स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। ये रहा स्टोमेटल पोर, उसके अराउंड मुझे गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं, और गार्ड सेल को हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ पे एडिशनल सेल भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, है ना, ये कुछ सेल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और हम इसे कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। इसे हम स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, तो गार्ड सेल जो होती है, एनसीईआरटी कहते हैं कि गार्ड सेल जो है, ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो गार्ड सेल होता है, इस गार्ड सेल के पास इनर थिक इलास्टिक वॉल होती है। इसकी इनर वॉल जो है थिक होती है, ये थिक होती है, ये दोनों की इनर वॉल थिक होती है। क्या होता है उससे भी हम देखेंगे। फिर ये बोलते हैं कि ये जो गार्ड सेल है, इसके पास रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, सेलुलस से बने हुए, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सेलुलस से बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो रेडिएट कर रहे हैं। ओके, नाउ अब क्या होता है, जब एक गार्ड सेल टर्जिट हो जाता है, जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अब ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। मतलब गार्ड सेल क्या है पता है, अभी हम देख रहे हैं कि देखो गार्ड सेल क्या है। तो ये गार्ड सेल मान लो ये दो गार्ड सेल है, जैसे टर्जिट हो जाएगा तो स्टोमेटा ये ऐसे खुलेगा बेटा, ये ऐसे खुलेगा। तो ये ऐसे क्यों खुल रहा है पता है, इसमें रेडियल अरेंज सेलुलोज है, नहीं तो ये और ज्यादा टाइट हो जाता। तो इसको ऐसे बनाया कि जैसे ये फूल जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, तो ये ऐसे है, जैसे टर्जिट हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो स्टोमेटा ओपन हो गया, राइट। सो टर्जिट, जैसे गार्ड से टर्जिट होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, जैसे गार्ड से फ्लैसिड होता है, वाटर को लॉस कर देता है, तो स्टोमेटा क्लोज होता है। अब कौन से फैक्टर है जो उसको टर्जिट बनाएंगे, इसलिए कुछ थेरीज थी जो हमने पढ़ी है ऑलरेडी। ओके, राइट। तो ये तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो अपन ने ये पॉइंट कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको दिक्कत जा रही है। तो फ्लैसिड के पास 2 सी है, मतलब जब भी गार्ड से फ्लैसिड होंगे तो स्टोमेटा क्लोज होगा, जब भी गार्ड से फ्लैसिड होंगे तो स्टोमेटा क्लोज होगा। बिल्कुल सही बात। नाउ चलो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई डायकॉट्स की अगर हम बात करें, तो डायकॉट्स के पास दे हैव मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, इसलिए हम उसे कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। एक ऐसा लीफ कि भाई जिसका अपर सरफेस, ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस सेम नहीं है ना। तो डाइकॉट्स के पास लोअर सरफेस में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अपर सरफेस, क्योंकि स्टोमेटा अगर आपके पास है तो वाटर लॉस होता है, तो डाइकॉट वाटर लॉस को कम करना चाहता है, इसलिए वो
अपर सरफेस पे उसने स्टोमेटा हटा दिए तो सनलाइट को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो रहा है। जबकि मोनोकॉट्स में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, हम इसे कहते हैं आइसोबायलैटरल लिप कि भाई ऐसी लिप है जिसका अपर सरफेस दोनों और लोअर सरफेस दोनों इक्वल है, तो हमने आइसोबायलैटरल लिप कहा। जबकि डायकॉट्स को हमने डॉर्सी वेंट्रल लिप कहा। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपीरेंसी इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा भाई, है ना। ट्रांसपीरेशन, लाइट ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन बढ़ जाता है, विंड स्पीड की वजह से ट्रांसपीरेशन बढ़ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन, राइट। ट्रांसपीरेशन वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जाइलम के लिए वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना बहुत ही आसान है। तो देखो, एक होता है कोहेजन। कोहेजन मतलब क्या? इट इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल साथ में रखोगे तो दोनों चिपक जाते हैं, उसे कहते हैं कोहेजन। एक प्रॉपर्टी वाटर की वो है अधेजन, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल दे आर अट्रैक्टेड टू द पोलर सरफेस। वाटर मॉलिक्यूल दे आर अट्रैक्टेड टू द पोलर सरफेस, जिसे हम कहते हैं अधेजन। और एक है वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी दैट इज सरफेस टेंशन। वाटर molecules are attracted to each other in the liquid phase more than the water in the gas phase, तो इसे हमने कहा कि सरफेस टेंशन। तो बेसिकली वाटर एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं और वाटर ये जो जाइलम कॉलम था उसके साथ भी अटैच होते हैं, जिसे आपने कहा अधेजन। तो बिकॉज ऑफ अधेजन एंड कोहेजन ये जो जाइलम में से वाटर एज अ कॉलम मूव कर जाता है बेटा, एज अ कॉलम मूव कर जाता है। सही बात है ना। अब देखो C3 C4 प्लांट्स के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी बता रही है कि C4 प्लांट्स जो है भाई साहब, they are twice as efficient as C3 plants, as C4 plant loses only half as much of water as C3। तो ये बात हो रही है कि भाई C4 प्लांट अच्छा खासा भाई पानी अपना बचा सकते हैं, ये बात यहाँ पे हो रही है। ओके, सही बात है। तो ये बात यहाँ पे हो रही है कि C4 प्लांट दे आर ट्वाइस एज इफिशिएंट एज C3 प्लांट। C4 प्लांट लूजिंग ओनली हाफ एज मच ऑफ वाटर एज C3, बहुत कम पानी का लॉस करते हैं। तो C4 ही वो वाटर इफिशिएंट प्लांट है। ये बात अब हम रिपीट करने वाले, जस्ट C3 C4 का हम कंपेयर करेंगे आने वाले चैप्टर में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। अभी हमने देखा था कि भाई मिनरल को आपने एब्जॉर्ब करना है रूट में, तो आपको एक्टिवली एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही आप रूट में से मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज, ये हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में किस तरीके से मोबिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम इतना नोट कर लेते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, भाई साहब ये क्या होता है? एलिमेंट दे आर मोस्टली मोबिलाइज आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। ओके, और जबकि एलिमेंट दैट आर नॉट मोबिलाइज, ऐसे एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम हो गया, उसको आपने भाई सेल वॉल बनाने के लिए यूज कर लिया, तो उसको कैसे निकालोगे, है ना। जब एक सेल से दूसरे सेल में वही चीज जाएगी ना जिसको आप एक सेल से निकाल सकते हो। जैसे आपका घर है, आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो तो दीवार नहीं लेके जाना ना साथ में, तो यही चीज होगी कि कैल्शियम दीवार के अंदर लगा पड़ा है, उसको नहीं लेके जा सकते। तो हम कहते हैं कि भाई ये नॉन मोबिलाइजल है। बिल्कुल सही बात है ना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की। तो फ्लोएम सैप इज मेनली अ वाटर एंड सुक्रोज। मूवमेंट इन फ्लोएम इज अ बाई डायरेक्शनल। जाइलम में जो मूवमेंट होती है वाटर का वो इट इज यूनिडायरेक्शनल, जबकि फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है फूड का इट इज अ बाई डायरेक्शनल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी आता है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से सुक्रोज को ट्रांसलोकेट किया जाता है। फॉर्म द लीफ में बनता है सुक्रोज, राइट, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है, तो उसको अपन को ट्रांसपोर्ट कराना है लीफ से लेके सिंक तक, दैट इज रूट तक। तो क्या होता है, इसी को एक्सप्लेन करता है द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। देखो ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि भाई ग्लूकोज इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीफ। बिल्कुल सही बात, तो ये तो सही बात है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द सुक्रोज, ग्लूकोज को सिक्रोज में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ग्लूकोज रिएक्टिव है, तो अपन ने ग्लूकोज जोड़ के सुक्रोज बना दिया। सही बात है। ओके, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज को आपने सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज है उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम के सेल्स है ये, इनटू द कंपेनियन सेल एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तो ये तो रही लीफ, ये तो रही लीफ। ओके, और फिर है यहाँ पे फ्लोएम, है ना, यहाँ पे फ्लोएम है। ओके, बिल्कुल सही बात है। नाउ यहाँ पे लगे हैं कंपेनियन सेल्स, यहाँ पे लगे फ्लोएम के कंपेनियन सेल। ये देखो ये रहे कंपेनियन सेल इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये रहे कंपेनियन सेल। ओके, बिल्कुल सही बात। नाउ यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है कि लीफ में ग्लूकोज बना, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया,
अब इस सुक्रोज को भाई यहाँ से लेके यहाँ तक डालना है, तो ये जो कंपनी सेल में उसमें ऑलरेडी सुक्रोज है, तो जबरदस्ती कैसे भेजोगे? जबरदस्ती भेजने के लिए एटीपी लगेगी, तो एनसीईआरटी कहता है कि पहले यहाँ पे एटीपी का यूज करना पड़ेगा आपको, तब जाके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा सुक्रोज का। सो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनटू द कंपनी सेल, और फिर यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा सुक्रोज, राइट। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम, अब आपने यहाँ पे क्या हुआ, सुक्रोज यहाँ पे डाल दिया, तो क्या होता है देखो, वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। अब एनसीईआरटी आपको क्या बता रही है पता है? एनसीईआरटी आपको ये बता रही है कि भाई इस फ्लोएम को लग के ही यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे जाइलम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे सुक्रोज डाल दिया, यहाँ पे आपने ढेर सारा सुक्रोज डाल दिया, मतलब सोल्यूट डाल दिया, मतलब सोल्यूट डाल दिया, तो भाई सोल्यूट पोटेंशियल कम हो गया। सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल ही कम हो गया ना। सोल्यूट पोटेंशियल क्या देखा था, इट इज अ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो क्या होता है, यहाँ पे वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई वाटर जो है जाइलम से फ्लोएम में मूव कर जाता है नाउ, जिसके वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर अब बढ़ रहा है, राइट। अब जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, नीचे के साइड में कम है, यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं और ज्यादा सोल्यूट डाल रहे हैं और ज्यादा सोल्यूट डाल रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया। नाउ ये मूव होता है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत डिटेल में समझा है बेटा, बहुत बेहतर एनिमेशन के साथ जो लेक्चर है उसमें, है ना। तो नहीं समझ में आ रहा तो एक बार उसको देख लेना। सो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप इनटू द फ्लोएम, और फिर सुक्रोज नीचे मूव कर जाता है। सुक्रोज मूव टू द सिंक बाय प्रेशर फ्लो, यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो गया, वाटर आने के बाद प्रेशर बिल्ड हो गया। ओके, अब ये जो यहाँ पे सुक्रोज आ चुका है, इस सुक्रोज को भाई बाहर भी तो निकालना है। जैसे यहाँ पे अंडर डाला, उसके लिए भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। सुक्रोज मूव आउट ऑफ द फ्लोएम सैप एंड इनटू द सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब लोडिंग एंड अनलोडिंग, है ना। मान लो कि भाई आप घर से सामान लेके जा रहे हो, ट्रक में डाल रहे हो, उसे कहते हैं लोडिंग। ये ट्रक मतलब फ्लोएम है, ये लोडिंग करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ी। ओके, जैसे आप नए घर में पहुंचे, राइट, तो वहां से आपने क्या किया, सामान को उतार दिया, उसे कहते हैं अनलोडिंग। तो लोडिंग अनलोडिंग दोनों के लिए आपकी एनर्जी लगती है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ये चीज होती है। सही बात है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट की। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट देखो बेटा क्या है, इन दिस एक्सपेरिमेंट फ्लोएम लेयर इज रिमूव्ड। अब फ्लोएम जो है, फ्लोएम आउटसाइड में होता है स्टेम के, और जाइलम इनसाइड में होता है। फ्लोएम का ओ आपको बता दे कि वो आउटसाइड में है। तो जब ये फ्लोएम को हम रिमूव कर देते हैं, देखो यहाँ पे हमने कट कर दिया बाहर से, तो फ्लोएम अपने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ फूड इन द फ्लोएम स्टॉप। सही बात है। अब ये जो फूड नीचे आ रहा था उसको स्टॉप हो गया, क्योंकि आपने फ्लोएम ही कट कर दिया बीच में, जिसके वजह से क्या होता है, सुक्रोज एक्यूमुलेट्स अबव द गर्डलिंग, जिसके वजह से यहाँ पे सुक्रोज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे सोलन रीजन आपको दिखाई देगा बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अ सुक्रोज। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो रूट है, ये तो रूट तो नीचे के साइड में है, तो रूट को तो सुक्रोज मिलेगा नहीं, मतलब फूड नहीं मिलेगा, तो रूट मर जाता है, तो रूट डाइज फर्स्ट। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट, तो इससे आपको क्या पता चला, मार के आपको इतना पता चला भाई, जब ये एक्सपेरिमेंट आपने किया कि भाई आपको ये पता चला कि भाई फ्लोएम में फूड का ट्रांसफर ऊपर से नीचे होता है, ये आपको पता चल गया। दिस इसमें शोज दैट द फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलोकेशन। हाँ, आपको ये भी पता चल गया भाई फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए भाई फ्लोएम का होना जरूरी है। ओके, तो ये तो था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये तो था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे देखो आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और क्या भाई साहब, इसको जल्दी से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। एंड यस, द सक्सेस योर टारगेट इज वेटिंग फॉर यू। इस बार सिलेक्शन तो लेके ही रहेंगे, राइट। सो जय हो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक अनदर चैप्टर के साथ। इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। लव यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।